हो गया ना, ध्यान दे अभी इधर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन पार्ट है, तीन ही पार्ट है और इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है बिफोर बोर, बिफोर बोर, देन फिर क्या है बेटा बोर, और उसके बाद क्या है बेटा आफ्टर बोर। अब इसमें एक और पार्ट है बट वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, वो बेसिकली पार्ट है पीरियोडिसिटी का, बट इसमें डाल दिया गया है, और वो पार्ट है क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो बिफोर बोर में अपने को क्या क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड। क्या याद रखना है? रदरफोर्ड, यही आएगा एग्जाम में। रदरफोर्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसको ज्यादा अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है रदरफोर्ड। अब आते हैं बोर पे। बोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें बस। आफ्टर बोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डी ब्रॉगली, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद में है हीजेनबर्ग। नेक्स्ट जो है वो है श्रोडिंगर, इसका वेव इक्वेशन, बट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, वेव नंबर के बारे में पूछता है और ऑर्बिटल के डायग्राम्स के बारे में पूछता है। अब क्वांटम नंबर में चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद में क्या है बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर क्या है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। एक और चीज है, उससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं बट वो टॉपिक आने वाले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए उसका नाम है बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीन रूल्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन सा रूल है बताओ? अफबाउ रूल्स, हंट्स रूल्स और हाँ पाउली रूल्स, है ना। तो ये तीनों रूल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसको वैसे के वैसे ध्यान दोगे तो पढ़ लोगे। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाओगे या नहीं हो पाएगा वाला सीन नहीं है, आसान है, हो सकता है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बिफोर बोर से शुरू करेंगे अपन, और कहां तक जाना है अपने को? क्वांटम नंबर तक। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखिए एटम नाम पहली बार किसने सुझाया था? नाम बताइए उसका, क्या नाम थे उन साइंटिस्ट का, क्या नाम है बोलो? हाँ ठीक है, याद रहिएगा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। वो एटॉमिक थ्योरी क्या है आप लोगों को पता होगा, है ना। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी नाम से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके तीन थ्योरी हैं, बड़ा सिंपल सिंपल थ्योरी। एटम आर स्फेरिकल इन शेप, है ना। ऑल द एटम्स, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप इन आवर यूनिवर्स आर मेड अप फ्रॉम एटम, दिस इज अनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये इस टाइप की कुछ बातें हैं जो इन्होंने कही थी। तो इसको वैसे का वैसे ही याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आसान है, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी एग्जाम में आता है, उसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? गलत है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, बोल भी रहे हो माइकल फैराडे। किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय, बोलो, सब पता है आप लोगों को, नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय क्या? हाँ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। जे थॉमसन। तो उसको सुधार लेंगे अभी, है ना। तो यार इनका नाम क्यों आ गया? इनका नाम इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन में E/m की खोज की थी। किसकी खोज की थी? E/m। व्हाट इज E/m? हाँ, चार्ज अपॉन मास रेशियो। शानदार।
अब देखो कैथोड रेस, ये सब कैथोड रेस के बारे में क्वेश्चन आता है कि कैथोड रेस क्या होता है, कैथोड रे को कैसे पहचानोगे, कैथोड रे किस टाइप का होता है। तो कैथोड रेस क्या है, एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैथोड आर बेसिकली क्या है, बोलो बेटा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड कैसा है बेटा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। डिस्चार्ज ट्यूब, आप सब लोग डिस्चार्ज ट्यूब को जानते होंगे। आप लोग जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हो अपने घर में, ये एलईडी वाला नहीं, जो नॉर्मल वाला, जो पुराने जमाने वाला जो ट्यूबलाइट आता था, वही डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। A cathode ray discharge tube made of glass is taken at 2 electrode at very low pressure and the high voltage current starts flowing through a stream of particle moving in the tube from cathode to anode. These rays were called cathode rays, where a perforated anode was taken. The cathode ray stuck at other end of the glass tube at the fluorescence coating and bright spot on the coating was developed. रिजल्ट, अब ये देखो रिजल्ट क्या क्या है। सबसे पहले बोलो कैथोड रे कैसा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरा, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, भाई इसमें विजिबल नहीं होगा ये, बट ये फ्लोरोसेंस पैदा करेगा। मतलब जब एक दूसरे से ये टकराएगा तो क्या पैदा करेगा, लाइट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, लाइट पैदा करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में इन द absence of electrical or the magnetic field, cathode ray travel in the straight line in the presence of electrical और magnetic field क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब डिफ्लेक्ट कैसा होगा, आप लोग को बताओ, डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा, किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, याद रखना, ठीक है। चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय चार्ज ऑन अ मास, ठीक है। चार्ज जो है वो किसने ढूंढा था भाई, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसने की, खोज भी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, याद रहेगा। चार्ज भी उन्होंने ही ढूंढा था, ये बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, आर.ए. मिलिकन, बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड, नहीं ये थोड़ा गलत है, ये वाला गलत है ना। चार्ज जो था वो मिलिकन ने ही ढूंढा था, ठीक है, उसको सुधारेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं उसको सुधारेंगे, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय द कंबाइन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम हॉल्सर एक्सपेरिमेंट एंड द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड, कितना है बेटा बोलो, 9.1 into 10 to the power -31 kg। डिस्कवर्ड ऑफ प्रोटॉन एंड केनॉल रेस, केनॉल रेस की खोज किसने की थी बताओ, शानदार, गोल्ड स्टिक। केनल रेज आर, कैसा है केनल रेज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज टू द मास रेशियो डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम व्हिच दिस ओरिजिनेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसके लिए अलग आएगा, अल्फा पार्टिकल्स का नाम सुना है आप लोगों ने, उसके लिए अलग आएगा, सभी के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर कैथोड रेस। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताओ, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है, ये भी आप लोगों को पता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, जेम्स चैडविक, ठीक है। कैसे ढूंढा था, कैसे ढूंढा था बोलो, किसके बॉम्बार्डिंग से, बेरिलियम के बॉम्बार्डिंग से ढूंढा गया था, किसके बॉम्बार्डिंग से, बेरिलियम के, ठीक है। ध्यान रखना, आने जाने वाला कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है भाई कि हाँ कभी कभी पढ़ा है ऐसा कुछ, ठीक है। और आएगा भी तो किस में आ सकता है पता, मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मॉडल प्रपोज द एटम इज कंसिडर्ड एट द यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज। तो मॉडल, थॉमसन का मॉडल कैसा था, कौन सा मॉडल बोलते हैं उसको, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल वाटरमेलन मॉडल। कौन सा मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ध्यान रखना। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड एवरी स्प्रेडेड ओवर द एटम, है ना। तो मास क्या है इनका क्या कहना है, मास हर तरफ फैला हुआ है जैसे तरबूज में होता है, मगर ये बात तो बिल्कुल गलत है, वास्तविकता क्या है बोलो, हाँ याद रखिएगा, ठीक है, केंद्र पर होता है भाई, सेंटर पर होता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कुड एक्सप्लेन सर्टेन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लाइक अल्फा स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ज्यादा सही है,
अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके द्वारा किया गया था, बताओ क्या नाम है साइंटिस्ट का? रदरफोर्ड। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में के ये तीन जो है उनके क्या है रिजल्ट्स हैं, और तीन उनका ऑब्जर्वेशन, तीन ऑब्जर्वेशन है और तीन कंक्लूजन है। क्या क्या तीन ऑब्जर्वेशन बताओ? 99.9% अल्फा पार्टिकल्स फॉलो द path, same path. A small fraction of alpha particle got deflected through a small angle. Very few alpha particle जो सीधे जा रहे हैं वैसे के वैसे क्या हो जाएंगे बेटा, वापस आ जाएंगे। ये बात किसने बोली? रदरफोर्ड। तो यही क्वेश्चन आता है ना, क्या आएगा? राइट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, या राइट रदरफोर्ड जो है ऑब्जर्वेशन का क्या लिखोगे आप बेटा? उसका रिजल्ट। तो ये दो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऑब्जर्वेशन देख लो अब क्या है बेटा, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चूंकि सीधे चले गए तो मोस्ट ऑफ द प्लेस आर क्या हो जाएगा बेटा? एम्प्टी, है ना। सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, अब डिफ्लेक्ट हो गए तो इसका क्या कारण हो सकता है बेटा? क्या रीजन है? क्योंकि सेंटर आर क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज, और जो गया वो वैसे का वैसे ही वापस आ गया। इसका मतलब क्या? ऑल द मास ऑफ द एटम आर, हाँ आर क्या कंप्रेस्ड इन द सेंटर, ठीक है, याद रखना। Strong deflection of and bouncing back alpha particle of the metal fold were due to the direct collision with the positively charged mass in the atom. Rutherford model, the model explained that atom occurs in nuclei which is the concentrated in a very small volume. The nucleus comparison of the proton and neutron, the electron revolve around the nucleus in fixed orbit. Electron and nucleus are held together by the electrostatic force of attraction. ठीक है, तो ये मॉडल किसका था? रदरफोर्ड का। अब देखिए रदरफोर्ड से रिलेटेड मॉडल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अरे वो तो बात की बात है, एग्जाम में आने की तो बात की बात है भाई। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको लिखना क्या है। लिखना आपको वो है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई भी क्वेश्चन 4 नंबर का। केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि यदि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में वो वाला सिस्टम नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक का भी आप देखोगे तो ऑर्गेनिक भी यदि 3 है तो 3 क्वेश्चन होगा उसमें, बिना उसके काम नहीं होगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख के या पॉइंट आउट करोगे और उसका सॉल्यूशन निकालोगे। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा सीधा, 3 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन। तो यदि थॉमसन मॉडल के बारे में आपको पूछ रहा है तो वो 3 चीजें पूछेगा आपसे, ठीक है। ऐसा यदि रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पूछ रहा है तो 3 चीजें पूछेगा, ऐसा। अब आप बोलोगे सर ये अगर 3 पॉइंट्स लिख दूं तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, जो वो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है, अपने हिसाब से नहीं लिखना है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। और ये वैसे भी ये जो बनाया गया है उसमें 99% एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। आपको और एनसीईआरटी खोलने की, एनसीईआरटी पढ़ने की, एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है यदि इसको कर लो तो। इवन आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार देख जरूर लेना कि कंप्लीट है कि नहीं है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी कवर्ड है इसमें सारे। ड्रॉ ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी? तो याद रखिएगा सबसे पहली कमी तो ये थी कि उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी नहीं दी। किसके बारे में जानकारी नहीं दी? स्पेक्ट्रम के बारे में। और दूसरा इनकी सबसे कमजोर कड़ी ये थी कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो एनर्जी अमिट करता है। तो जब एनर्जी अमिट करेगा तो धीरे धीरे वो एक सर्पिलाकार पाथ, जो स्पाइरल पाथ में घूमते हुए कहां समा जाएगा? सेंटर पे। और अगर ऐसा होता तो हम सब ना होते। क्या ये बात सही है? क्या ये वास्तविकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रदरफोर्ड का ये वाला जो मॉडल है वो क्या है बेटा? गलत है, ठीक। अब ये देखो, ये सब नाम नंबर पता है क्या आपको? एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है? एटॉमिक मास क्या होता है पता है? हाँ ना, ए किसको बोलते हैं, जेड किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एवरेज एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। ये सब हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है बोलो? ऐसी लिख के आएगा, सेम एटॉमिक मास। पूरा लिखना पड़ेगा ना। क्या है आइसोटोप बोलो? हाँ ठीक है, द एटम्स आर द सेम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। पूरी बात लिखनी पड़ेगी। आइसोबार आर द एटम डिफरेंट
एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आप सब लोगों को पता होगा, आप तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो जो सूर्य से जो रोशनी आती है ना, वो हम तक दो तरीके से आती है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसको अपन बोल रहे हैं ई फॉर्म, और दूसरा कैसा आता है बोलो बेटा, मैग्नेटिक फॉर्म में। कैसा फॉर्म में आता है बेटा, मैग्नेटिक फॉर्म में। ये कुछ इस तरीके का, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा फॉर्म बेटा, एम फॉर्म। और दोनों मिला के क्या कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो बोलना है बोलो, सब सही है, ठीक है। क्या बोलोगे, जो आपको ठीक लगता है बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन बोलो, है ना, सब सही, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो, एक है ऑसिलेटिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, दिस फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, है ना। एक ऐसा है तो दूसरा कैसा है बेटा, सर्पिलाकार ऐसा है ना। व्हाई डू वी नीड द मीडियम ऑफ ट्रेवल, है ना। ये भाई मीडियम क्यों चाहिए, मीडियम चाहिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन होगा, रेडिएशन को मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहां से आप लोगों का स्कूल का पूरा टॉपिक चालू होता है। तो टॉपिक तो पहले ही चालू हो गया, बट स्कूल में ये सब परिभाषा पूछता है कि व्हाट इज वेव लेंथ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेव नंबर, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज जो है आपका एनर्जी ऑफ वेव्स, है ना। तो सारी चीजें आपसे पूछता है ऐसा। तो वेव लेंथ क्या होता है, अब आप लोग को जैसा लिखा है वैसे का वैसे याद रखना है ना। क्या लिखा हुआ बोलो, इट इज मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरहुड क्रेस्ट और ट्रॉप ऑफ वेव एज शोन, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। क्रेस्ट मतलब क्या हो गया, ऊपर, और ड्रॉट मतलब क्या हो गया, नीचे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से बोलते हैं क्या, वेव लेंथ, ठीक है। ये तो वेव लेंथ को अगर मेरे को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, ये एक मैंने क्रेस्ट बनाया और ये एक मैंने ट्रॉट बनाया, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, अब दूरी तो ये भी है ना, ये दूरी नहीं, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको बोलेंगे क्या बेटा बोलो, लैम्डा, ठीक है। याद रहेगा, हाँ अच्छा। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई एक सेकंड में कितने चक्कर वो लगा रहा है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते कितने चक्कर लगा रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे प्रॉपर, इट इज मे बी डिफाइंड द नंबर ऑफ wave which passes through a perpendicular point in 1 second, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड। और हम सबको पता है, क्योंकि आप बात कर रहे हो लाइट की, वेव की, लाइट की बात कर रहे हो, तो लाइट के बारे में आप सब लोग जानते हो कि कोई भी लाइट, दुनिया का कोई भी लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप सब लोगों को पता है क्या होती है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, सीधी सी बात। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में आपको एक बात बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁻, हाँ, इन वैक्यूम। अगर इसको आप मीडियम में लाओगे ना तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, पानी में स्पीड और कम हो जाएगी, 1/3 रह जाती है पानी में स्पीड, ठीक है, ऐसा है। वेव नंबर है ना, इनवर्स ऑफ लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। लिखा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। अब रिलेशनशिप बिटवीन सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू, पता ही है ये तो आपको, इसके बारे में नहीं पता। अब ये क्वेश्चन SSAB वाला कौन कौन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आएगा भाई आपके स्कूल में, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, अब ये मत लिख के आ जाना, कंप्लीट ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, है ना। तो एन आइडल बॉडी विच emit एंड एब्जॉर्ब ऑल द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। जितना भी वहां पे लाइट निकल रहा है, अंदर जितना लाइट आ रहा है, पूरे लाइट को क्या करे, 100% एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलते हैं बेटा बोलो,
ब्लैक बॉडी। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एन आइडल बॉडी विच emit एंड absorb ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। द रेडिएशन emitted by such body is called ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगला देखो बेटा, प्लांक क्वांटम नंबर। तो देखिए प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने प्लैंक्स, है ना, प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका मैक्स प्लैंक नाम है उनका पूरा, है ना। इन्होंने क्या बोला कि ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू, है ना, E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू का मतलब क्या हो गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेव। क्या है ये वेव, कहां से वेव है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, ना वेव लेंथ है ना वेव नंबर है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्स प्लैंक सजेस्ट द एटम एंड द मॉलिक्यूल कुड emit और absorb एनर्जी इन अ डिस्क्रीट क्वालिटी एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जानते हो क्या होता है, जैसे एक वेव है, मेरी बात समझना, एक वेव है जैसे साइन वेव, तो ये वेव है, ये साइन का वेव है, ये कंटिन्यूअस है पूरा। और डिस्क्रीट का मतलब जानते हो क्या होता है, ये ऐसा है, ऐसा, ये डिस्क्रीट है, क्या ये कंटिन्यू है, नहीं है। मतलब डिस्क्रीट का मतलब हिंदी में बोला जाए तो छोड़ छोड़ के, है ना। कंटिन्यूअस मतलब तो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस के बारे में क्या ही बताऊं, को तो कंटिन्यू, है ना। प्लैंक गिव द नेम क्वांटम मीनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emit और absorb इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये क्या बोल रहा है, ये डिस्क्रीट सर, ये तो वेव हो गया, समझ में आ गया मुझे, ये कंटिन्यूअस हो गया, समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है कि ऐसे, ओहो, ऐसे ना छोटे 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 जो है एनर्जी के पैकेट जो है ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसे निकलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। अब आया क्या डिस्क्रीट का मतलब समझ में, कंटिन्यूअस नहीं निकल रहा है, देखो गैप गैप पे निकल रहा है। इसी गैप गैप को क्या बोल देंगे बेटा, फोटॉन्स। क्या बोल देंगे, इस हर एक छोटे छोटे जो गोले दिख रहे हैं उस गोले का नाम क्या है बेटा, फोटॉन्स। उसी के बारे में पढ़ना है, फोटॉन्स। तो ये जो एनर्जी दिखी है किसकी एनर्जी है, बेसिकली बोलो, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। शानदार। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है ना। ध्यान रखना ये सब बातों का, क्या क्या होता है, वैल्यूज, इन वैल्यूज को भी याद रखना। देखो न्यूमेरिकल का तो ऐसा है कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करो मत अभी, है ना। एक आध आएगा स्कूल लेवल पे बता रहा हूं, वो भी ऑप्शन में आएगा। और मैं बताऊं कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनका अभी हाइड्रोकार्बन चालू ही नहीं हुआ है, हाइड्रोकार्बन छोड़ो, कई स्कूल ऐसे जिनका जीओसी खत्म ही नहीं हो रहा है ना। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, खत्म। कौन कौन से चैप्टर छोड़वाए, पूरा करा है? तो देखो ऐसा है, तो जो तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल जो आएगा, अगर मान लो जो न्यूमेरिकल आता भी है तो वो ऑप्शनल में रहेगा। ज्यादातर केसेस में आपको एक आध तो बनाना ही पड़ेगा, बट ज्यादातर केसेस में कैसा रहेगा, ऑप्शनल में रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा सर मेरी जो है मुझे नहीं आ रहा समझ, क्या करूं, इस टाइप का सिचुएशन पे आप नहीं फंसोगे, बना लोगे आराम से। अब ये क्वांटनाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी, क्वांटनाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी ऑलवेज क्वांटनाइज के फॉर्म में रहेगा, क्वांटम के फॉर्म में रहेगा, क्वांटा के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये है पैकेट रहेगा छोटा छोटा, है ना। इट इज एनर्जी ऑलवेज एनर्जी emitted और absorbed एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब यह एक फोटोन या दो फोटोन या तीन फोटोन या चार फोटोन, आधा फोटोन वाला सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड तो इसी को लेके E इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, बोलो बेटा, एन एच न्यू। एन का मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। व्हाट इज एच, प्लैंक कांस्टेंट। और व्हाट इज न्यू इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब ये डेफिनेशन आता है ना, ध्यान से सुनो भाई, ये डेफिनेशन तो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो की इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बीच में कट रहा है क्या, आवाज कट रहा है? कट रहा होगा तो रिकॉर्डिंग में भी कटेगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। The phenomena of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency strikes, it is called photoelectric effect. The ejection electron are called photoelectrons.
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल रिमोट है ना, हमने यहां से बटन दबाया, रिमोट कैसे बंद हो गया, मतलब रिमोट नहीं बंद हुआ, एसी बंद हो गया। कैसे बंद हो गया एसी, क्या रीजन था, ऐसा आपने क्या किया, तो वहां से क्या निकले, फोटॉन्स, वो फोटॉन्स निकले और सर्किट को क्या कर दिए, कंप्लीट, जिससे एसी क्या हो गया, बंद। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व फॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड हर्ट्ज। अब ये देखो हर्ट्ज और मिल्टन का पूरा एक्सपेरिमेंट क्लास 11th में है, सॉरी 12th में, फिजिक्स में। तो ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसा कैसा न्यूमेरिकल आ जाएगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। पूरे 11th के पूरे 12th के क्वेश्चन इसमें डाल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ ना, जरूरत है ही नहीं, मतलब फिजिक्स में है, अपने में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये टॉपिक को आप लोग फिर पढ़ोगे क्लास 12th के फिजिक्स में। अब उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एटम एंड न्यूक्लियाई। मॉडर्न फिजिक्स अलग है, हाँ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आता है वो, एटम एंड न्यूक्लियस में आएगा ये। तो एटम एंड न्यूक्लियस में ये पढ़ोगे और सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे, तो मतलब एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो वहां पे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का जो है वो सब भी पढ़ते हैं, है ना, तो वो उसमें है, फिजिक्स में है। अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीजें, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है ना, तो अपने सिलेबस में उतना उतना डेप्थ में नहीं है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में ओवरव्यू है कि होता क्या है, क्यों, क्योंकि एक चीज समझाना है, कौन सा, आइंस्टीन का जो है वो वेव इक्वेशन समझाना है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड द बीम ऑफ लाइट फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड इमीडिएटली, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द लाइट स्ट्राइक्स मेटल सरफेस ऑन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मेटल, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो which photoelectric effect is not observed, this is called, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये परिभाषा आता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या होता है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो क्या हो रहा है, जिससे कम एनर्जी होने पर कोई भी जो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा शॉर्ट में, क्यों, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो उस मिनिमम एनर्जी को, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को हम किस नाम से बुलाते हैं बेटा, बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था ना, सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड हाउ इट्स इंटेंसिटी, है ना। अब भाई अगर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही नहीं है, तो आप कितना भी वेव, पूरा लाइट, पूरा बल्ब लगा दो उसमें, अगर इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी का नहीं है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना, याद रखना। फोटो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इसको हम लोग W नहीं, इसको अपन लोग क्या पढ़े हैं, फाई पढ़े हैं, ना, वही चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो एनर्जी वर्क फंक्शन। हेलो हेलो, हाँ, एनर्जी ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन, ये देख लो, ये h न्यू माइनस लैम्डा 1/2 mv स्क्वायर है। अब इसी में एक और आ जाएगा, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज स्प्लिट इनटू अ सीरीज ऑफ द कलर, और इसे क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, अमिशन होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो रहता है वो कैसा रहता है, कंटिन्यू, अच्छा नहीं सॉरी, एक कंटिन्यूअस रहता है और एक डिस्क्रीट रहता है। डिस्क्रीट मतलब बताया था ना अभी, डिस्क्रीट मतलब नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इज कंसिस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज वेवलेंथ ऑफ डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियो वेव टू द गामा रेस, ठीक है। अब ये देखो रेडिएशन है, आप लोगों को याद होगा, ये इस तरीके का बताया गया था, बहुत सारे वेव्स है यहाँ पे, कुछ याद आ रहा है किसी को, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन था बेटा, रेडियो वेव्स, इस तरफ कौन थे बेटा, कॉस्मिक वेव्स, कॉस्मिक, फिर गामा, फिर कौन है बेटा एक्स, फिर कौन है बेटा सॉरी विजिबल नहीं है बेटा, यहां पे आएगा यूवी, यूवी के बगल में कौन आएगा बेटा, विब्योर, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, माइक्रोवेव, ये सब ये इसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, इसी के बारे में। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ,
consists of a range of electromagnetic radiation arranged in the order of increasing wavelength or decreasing frequencies extend from radio wave to gamma rays. Spectrum is also classified, दो है, एक क्या होता है बेटा इमिशन और एक लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा आपको, फिर वही कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा, और लाइंस में लाइन मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलता है आपको, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम इज आल्सो क्लासिफाइड एज इमिशन और द लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम आर सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड मूव टू द higher energy state. The atom molecules are ion that had absorbed radiation or said to be the excited. Since the higher energy state is unstable, they return to the more stable energy state by emitting the absorbed radiation in various region of electromagnetic spectrum. The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. और absorption spectrum कैसा है, देखो emission simple है, emit कर रहा है मतलब, एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं। लाइट मारा आपने तो आपको वो लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई ना, तो ये एब्जॉर्प्शन, तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई। अब लाइट एब्जॉर्ब, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे उसमें लाइनिंग मिलेंगी, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब जैसे आपने लाइट बंद कर दिया, लाइट को बंद कर दिया, लाइट आपने मार रहे थे भाई, लाइट को बंद कर दिया, तो वो जो सब्सटेंस है वो खुद एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। अब आपने फिर से स्पेक्ट्रम रखा और देखा कि कैसा मिल रहा है, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन। तो अब ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन इज पासेस थ्रू अ सैंपल ऑफ मटेरियल, द सैंपल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ द सर्टेन वेवलेंथ। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। द वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड और मिसिंग आर कम एज द डार्क लाइन, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया ना, तो वो वेवलेंथ आपको दिखेगा क्या, नहीं, वो तो एब्जॉर्ब हो गया, वो सब्सटेंस ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहां पे आपको काली धारियां दिखेंगी, काली धारियां दिख रही है मतलब वो लाइन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। द स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज रेफर्ड टू द स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे भी देखा जाता है ना, उसके क्या कहते हैं, बोलो, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के कुछ है, आप लोगों को याद होगा क्या है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड और हम्फ्री। हम्फ्री भी हमने कराया था बट यहाँ पे नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो रहने देंगे, नहीं पढ़ेंगे। लाइमन क्या रहेगा बेटा, n इज इक्वल टू 1, बामर 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, पीफर्ड 5, ठीक है। याद रखेंगे लाइमन सीरीज की सभी लाइन का वेवलेंथ किसके जैसा है, अल्ट्रावायलेट। किसके जैसा है बोलो बेटा, अल्ट्रावायलेट। बामर के सभी का कैसा है बेटा, पास्चन का कैसा है बेटा बोलो, इंफ्रारेड। ब्रैकेट का कैसा है बेटा, इंफ्रारेड। और पी फंड का भी कैसा है बेटा, इंफ्रारेड। अब ये न्यू बार की वैल्यू, न्यू बार मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेव नंबर। किसकी वैल्यू है बेटा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू, मैं 1/लैम्डा लिख रहा हूं, तो यहां से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। और ये जो दिख रहा है इसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम है बोलो बेटा इसका, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इस इक्वेशन का नाम है रिडबर्ग इक्वेशन। क्या नाम है बेटा इसका बोलो, रिडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। इसका एक वैल्यू आपको याद भी करवाया था, 1/r की वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या होती है बेटा 1/r की वैल्यू, हाँ शानदार। It allows the calculation of the wave of all the spectral line of hydrogen. Bohr model of hydrogen spectrum. अब Bohr model of hydrogen spectrum हम सबने पढ़ रखा है काफी अच्छे से, तो इस पर देख लेते हैं। An electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of a fixed radius and energy. This path are called orbit or energy level. This orbit are arranged, क्या लिखा है, हाँ, कॉन्सेंट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब चारों तरफ, ठीक। Okay, as long as electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy and its energy remains constant. When transition occur between two stationary states that differ in energy, the frequency of the radiation absorbed or emitted can be calculated. ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी और ये सारी की सारी इसकी वैल्यू। इसी के साथ बोर का ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, कौन सा बेटा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। बट ये बोलेंगे नहीं, आप उसको क्या बोलोगे, इसको एंगुलर मोमेंटम, mvr नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, है ना। क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल टू द nh/2π। माना क्वेश्चन आएगा तो यही बोलोगे, क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल टू, देखो लिखा भी है,
An electron can move only in the those orbit which have the angular momentum is an integral multiple of क्या h upon 2. What is integral? Positive 1 2 3 4 है ना. हाँ, बोर थ्योरी. अब बोर थ्योरी देखिए, स्टेशनरी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन और नंबर इज द टर्म ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल्स टू द हाइड्रोजन एटम रेडियस दिया हुआ है, देखो n स्क्वायर a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये है. एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ये है, जिसकी वैल्यू आप सब लोगों को पता होगा. रिडबर्ग कांस्टेंट करके अपन वैल्यू निकालते हैं 1/n स्क्वायर. एनर्जी की डायरेक्ट फॉर्मूला अपन रखते हैं क्या, बोलो, इज इक्वल्स टू -1312 या -13.6, और ये जो दी हुई है ये जूल में दी हुई है, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18. 1312 जो लिखा हुआ है वो किस में है बेटा, किलो जूल में. और अगर आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या हो जाएगा बेटा, -13.6, अगर याद हो तो. लिमिटेशंस ऑफ द बोर मॉडल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना. लिमिटेशन जरूर आएगा एग्जाम में, पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूं, लिमिटेशन जरूर आएगा. 110% लिमिटेशंस आएगा. बोर मॉडल फेरो अकॉर्डिंग टू द फाइनर डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उन्होंने फाइनर डिटेल नहीं किया. फॉर इंस्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन इन द स्पेक्ट्रम टू द टू क्लोज स्पेस लाइन. Bohr model was also unable to explain spectrum of the atom containing more than one electron. तो सबसे पहली तो यही कमी थी इसकी, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है. मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए जब पूछा गया तो इन्होंने क्या बोला, पता नहीं. करेक्ट. बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, देखो दो नाम है, जीमन इफेक्ट, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट. आप लोगों को बोला था कि ये होमवर्क रहेगा, करना है इसको. अब जिन लोगों ने किया होगा, लिखा होगा, नहीं देखा होगा, तो फिर आप अभी देख लो, अभी लिख के दे रहे हैं पूरा. बोर मॉडल ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द, एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम क्या है बेटा, स्टार्क इफेक्ट. स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जीमन मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्प्लिटिंग है, दोनों स्प्लिटिंग है, जिसके बारे में, जिसकी कंप्लीट जानकारी अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में. ठीक है, स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि कैसे डी ऑर्बिट स्प्लिट होता है. अभी ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, अभी कितना काफी है. तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है उसको बोलते हैं जीमन, क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क. क्या बोलते हैं, स्टार्क. हाँ. बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड, है ना भाई, कैसे मॉलिक्यूल बॉन्ड बन रहा है इसके बारे में नहीं बताया. खैर इसके बारे में तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, है ना, लुइस वगैरह ने बताया. तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, अब यहां से आ गया आपका बोर. पहले पे पढ़ रहे थे बिफोर बोर था, ये पूरा बोर तक था, और अब जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आफ्टर बोर. तो आफ्टर बोर में सबसे पहला कौन आता है, डी ब्रॉगली. अब डी ब्रॉगली का ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थ्योरी ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन हैव अ वेव कैरेक्टर. वेव length of the macroscopic object cannot be detected from the microscopic particle. It can be detected because of the microscopic object. The mass is less. Since mass and wavelength are inversely proportional to each other, the wavelength is will be more, but microscopic object the mass is large, therefore the wavelength is too short to be detected. है ना. तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मतलब है इसका, आपको शॉर्ट में बता देता हूं मैं. ये है कि दुनिया में कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट वो सीधा नहीं चलता, वो हमेशा ऐसे ऐसे चलता है. मास बड़ा होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता जाएगा. मास जितना छोटा रहेगा उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा बड़ा रहेगा. तो जब मास बड़ा हो गया तो आपको कोई भी बॉल ऐसे मूव करते हुए इसलिए दिख रही है, ऐसे ऐसे मूव करते इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उस बॉल का मास क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और बड़े होने के साथ उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा क्या है, कम है. ठीक है, याद रखना ये चीज. अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो सभी स्कूल वाले, चाहे वो केवी हो, चाहे डीएवी हो, या सारे जो है सारे एसएसएवी हो, सभी स्कूल वाले. हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे. इट स्टेट्स दैट it states that there is a impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of electron. सिंपल सी बात है. और del x del p is greater than क्या होना चाहिए बेटा, h/4 पाए. आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. x का मतलब है मूवमेंट ओनली इन द x पोजीशन,
एक्स, एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स, ये वाला एक्स बोल रहा हूं ना, वी एक्स, वेलोसिटी इन द एक्स, जिस पोजीशन में हो रहा है उस पोजीशन में ही उसकी वेलोसिटी, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब डेल पी इज द अनसर्टेनिटी ऑफ momentum. This means there is the position of electron is unknown and the velocity of electron will be uncertain. On the other hand, if the velocity of electron is known precisely, the position of electron will be uncertain. कोई एक चीज तो uncertain रहेगा ही रहेगा, या तो पोजीशन या तो मास। अब मास तो कभी अनसर्टेन नहीं हो सकता, सुना है क्या, मास अनसर्टेन हो गया नहीं, तो बचा दो चीज, क्या, एक पोजीशन और दूसरा क्या बेटा बोलो, वेलोसिटी, ठीक है। कोई एक चीज तो अनसर्टेन रहेगा ही, यदि आपने पोजीशन को फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी अनसर्टेन रहेगी, और यदि आपने वेलोसिटी को फिक्स कर दिया तो पोजीशन क्या रहेगी बोलो बेटा, अनसर्टेन रहेगा। यही बात बोल रहा है, दो में से एक चीजें अनसर्टेन रहेगी। Heisenberg uncertainty principle rules over the existence of definite path of trajectory of electron and other similar particle. Failure of Bohr model, बोर को काट देना, वो आएगा उसमें, डी ब्रॉगली आएगा। It ignore the dual behavior, एक सेकंड सही है, ठीक है। It ignore the dual behavior of radiation, तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर तो किसने दिया था, हमारे डी ब्रॉगली ने दिया था, ध्यान दो इधर, डी ब्रॉगली ने दिया था। और इट कॉन्ट्रडिक्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, उसको भी अवॉइड कर दिया था किसने, बोर ने। क्लासिकल मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स law of motion, Newton law of motion. The successful describes the motion of the microscopic particle but fail in the case of macroscopic particle. Reason classical mechanism ignore the concept of dual behavior of matter. Dual behavior of matter मतलब सिंपल है, कोई भी लाइट, कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल वेव भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, दोनों की तरीके से व्यवहार करना, इसी व्यवहार, दो तरीके से व्यवहार, क्योंकि व्यवहार दो तरीके से है इसीलिए ड्यूल बिहेवियर बोल रहे हैं। कैसा बोल रहे हैं, ड्यूल बिहेवियर। अब रीजन क्या है, क्लासिकल मैकेनिज्म इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिज्म इज द थियोरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। They have both observed wave-like and particle-like properties. दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कैसा, पार्टिकल नेचर भी है और दूसरा वेव नेचर भी है। When quantum mechanism applied to the macroscopic object, wave-like properties are significant. The result are the same as those for the classical mechanism. Quantum mechanism is based on a fundamental equation which is called Schrödinger equation. अब ये पूरा Schrödinger equation है। Schrödinger equation for a system whose energy does not change with time. The Schrödinger equation is written as, ये इस तरीके से लिखते हैं, H का नाम है हैमिल्टनियस ऑपरेटर और E का नाम है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ज्यादा डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, इससे आएगा भी नहीं क्वेश्चन। आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि ये साई क्या होता है। साई का नाम क्या है, वेव फंक्शन। क्या है ये, रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन wave, ठीक है। When Schrödinger equation is solved for the hydrogen atom, the solution gives the positive energy level that electron can occupy and corresponding wave function of the electron associated with each energy level. Out of the possible values, only certain solutions are permitted. Each permitted solution is highly specific as it corresponds to a definite energy state. Thus, we can say the energy is quantized. तो ये क्वांटम के ऊपर है, ज्यादा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्वांटम नंबर बना है। क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4, उसमें से 3 श्रोडिंगर ने दिए थे। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन ने, ठीक है, ये 3 चीज दिए थे। अब ये पूछ रहा है इसका और इसका, ये दोनों चीज की परिभाषा पूछता है एग्जाम में कि ये साई क्या है और साई स्क्वायर क्या है। तो इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। ये दोनों पूछेगा ही पूछेगा।
ये सिग्निफिकेंस ये psi gives us the amplitude of the wave. The value of psi has no physical significance. जबकि psi square is reason in the probability of finding an electron in maximum. It is called the probability density. इसको most important करके टिक कर लेना. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक psi की सिग्निफिकेंस क्या है और psi स्क्वायर क्या होता है, ये दो चीजें. ऑर्बिटल, तो psi का सिग्निफिकेंस क्या है? देयर इज नो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ psi. और psi स्क्वायर क्या है? दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है. ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है पता है? हाँ, द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल. क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 4 टाइप के. नाम बताओ? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पेन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिटरमाइन द साइज. अब ये इसमें जो है ना, इधर मेरी बात सुनो, इसमें जो है ना ये जो लिखा हुआ है ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक करो. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है? साइज. लिखो लिखो, बता रहा हूं. साइज है ना, उसके बाद लिखो एनर्जी, फिर लिखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. साइज, एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिखे. आगे लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. लिखे. आगे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इतनी सारी चीजें पता चलती है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, कि ऑप्शनल तो भूल जाओ, नॉर्मल थ्योरी में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या जानकारी देता है, तो उसमें से कोई भी 2 या 3 लिख के आ जाना. साइज की जानकारी देता है ना, और क्या चीज की जानकारी देता है? रेडियस की जानकारी देता है, एनर्जी की जानकारी देता है, जो भी है लिख देना. ठीक है. अब ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं. पहले को KLMN n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ये. ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नीचे लाइन खींच लो. ऑर्बिटल पता है ना क्या होता है? वो जगह, वो डब्बा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, हर डब्बे में 2, उसके बारे में जानकारी देता है कितना होगा. It can have the positive integer and also defined as shell. The value of n increasing, the energy also increases. Hence, electron can be located and away from the nucleus. Azimuthal quantum number. इसको most important करके टिक करो. इससे ना क्या पता चलता है पता है? इससे पता चलता है shape of orbitals. Shape. SPDF नाम सुना है? वो यही है. एजीमुथल क्वांटम नंबर ही SPDF है. तो इससे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता चलता है. जैसे S का आकार क्या है? गोलाकार, स्फेरिकल. P का आकार क्या है? D का आकार क्या है? ये कैसे पता चला? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चला. बताया ना, 3 चीजें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चली है. कौन कौन सी? अभी तो बताया था. 3 चीजें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चली है. वो कौन कौन सी है? प्रिंसिपल, एजीमुथल और, तो बोलोगे तब तो समझ में आएगा ना, चुप रहोगे तो भी कैसे समझ में आएगा? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक, ये 3 चीजें पता चली है. तो अगर आपसे पूछेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो शेप बताता है. शेप कैसे पता चला? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से. कैसे पता चला? हाँ, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है. आइडेंटिफाई द सबशेल 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल लिखा हुआ है. इसको टिक कर लेंगे, लाइन ऐसे खींच लेंगे, 3 डायमेंशन शेप ऑफ ऑर्बिटल. इसको टिक कर लेंगे, इसके नीचे लाइन कर लेंगे, 3 डायमेंशन शेप ऑफ ऑर्बिटल. हो गया. अब इसके नीचे आ जाओ, इसको भी टिक करेंगे. ये और क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ सबशेल और सब लेवल इन अ सेल. ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल बताता है. जैसे P के 3 डब्बे होंगे, कैसे पता चला? इसी से पता चला. ठीक है. अगला, तो ये देखो 0 1 2 3. अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. It gives information about the spectral orientation. इसको टिक करेंगे. Spectral orientation of the orbit with respect to the standard set of coordinate axis.
ये spectral orientation of orbit for any subshell defined by L 2L plus 1 ये वैल्यू होती है, याद रखना, एक ज्यादा, ठीक है। 2L plus 1, जैसे S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए। अब इसी में ही ये तो आप किसके बारे में हो गया, एजीमुथल हो गया। अब इसी में ही इसके पॉजिटिव निगेटिव, जैसे ये L माइनस L प्लस L, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ गया कौन सा बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसके द्वारा ढूंढा गया, तो एक और अगला साइंटिस्ट है, इनका नाम शायद मुलिकन था, उन्होंने ढूंढा स्पिन क्वांटम नंबर शायद। स्पिन, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लूंगा स्पिन क्वांटम नंबर किसने ढूंढा था। तीन चीज है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ढूंढी गई है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर किसी और साइंटिस्ट ने ढूंढा, और ये किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी। रोटेशन दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये देखो लिखा हुआ है, ऑर्बिटल्स को अगर ऑर्बिटल के बारे में पता करना है तो कितने क्वांटम नंबर की जरूरत, पता चल कितने क्वांटम नंबर की जरूरत है, 3। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, एजीमुथल और An electron is identified the set of 4 क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करनी है तो क्या होगा, कितना, 4। कौन कौन से 4 बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों। सबशेल, सबशेल, नोटेशन ऑफ सबशेल इज रिटन द प्रिंसिपल। अगर सबशेल के बारे में जानकारी चाहिए अपने को, तो सबशेल को अपन डायरेक्ट क्या मान सकते हैं भाई, वो आपको पूरी जानकारी कहां से मिलेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलो बाय द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबशेल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, यदि मैंने बोल दिया n बराबर 3 है, तो आप बताओ कैसे पता चलेगा कि मेरे को तो 3 है ना, तो 3 ही उसमें ऑर्बिटल होंगे, s, p और d। 2 है ना तो 2 ही रहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही पता चल जाएगा। यदि 4 है ना तो 4 ही रहेंगे, कौन कौन से, s, p, d, f। तो जितने नंबर है उतना ही उसका क्या रहेगा, सबशेल्स रहेंगे, जितने नंबर है उसके हिसाब से। अब ये कुछ देखो, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये बताया गया है 1s का। 1s का वेव कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा 1s का वेव, ये मैं लिखाया हूं आप लोग को, कॉपी में बना होगा। 1s का वेव ऐसा रहेगा, ऐसा 1s का, ठीक है, सिंपल। कहां से पता चला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा भी है भाई, ठीक है। अब ये देखो 1s के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1s की डेंसिटी और मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये किसका है बोलो बेटा, 2s का वेव्स, याद रख। अगर सिर्फ यहीं पे टच हो जाता तो 1s, और 1s के बाद में एक डॉट भी आ गया, इसमें क्रेस्ट आ गया छोटा सा, तो क्रेस्ट क्या हो जाएगा, 2s। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 2s। तो फॉर 2s द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, है ना भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम इन दैट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या है, साई स्क्वायर, याद है ना। इट डिक्रीजेस शार्पली व्हेन मूव अवे the plot of probability density and the distance of the electron as drawn as the shown below, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये किसके लिए दिख रहा है आपको, ठीक, ये नहीं, ये भी 2s का ही है, ये 2, अरे सुन तो लो यार, अंतर है ना, कुछ फर्क है ना, बोलने तो ये साई और डिस्टेंस का है, ओके। ये साई स्क्वायर और डिस्टेंस का है, ये दोनों 1s का है, दोनों किसका है, 1s। ये साई और डिस्टेंस का है, साई और डिस्टेंस, ये भी ये किसका है, 2s का, ये भी 2s का ही है, बट ये क्या है, साई स्क्वायर और डिस्टेंस का है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली एट 0 एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर रीचिंग स्मॉल मैक्सिमा। मैक्सिमा जानते हो ना, क्रेस्ट, क्रेस्ट को मैक्सिमा बोलते हैं। इट डिक्रीजेस अगेन एप्रोप्रिएट 0 approaches 0 with the value of r increases further।
The region where the probability density function reduced to zero is called nodal surface. क्या बोलते हैं बेटा उसको? Nodal surface और simply node. ठीक है, अब इधर देखो मेरी बात, आप बताओ 2s में नंबर ऑफ नोड कितने हैं? नोडल सरफेस कितने हैं? जितना डिक्रीज हो रहा है जहां जहां पे, वो उसके नोड्स है. कितने नोड्स है? 2. और आपको मैंने लिखाया भी है n-l, n-l, अगर याद हो तो. ठीक है, हाँ. नोडल सरफेस जहां जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस. चार्ज क्लाउड डायग्राम. In this diagram, dots represent the electron probability density. The density of dot is a region or representing electron probability density in the region. इसमें नहीं दिया हुआ है कि चार्ज डांस दिया है क्या इसमें? ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने बनवाया था, अगर किसी को याद होगा तो चार्ज मैं यहीं पे ही बना देता हूं मैं. ठीक है, 1s का और 2s का बना देता हूं. ये देखो, ये इस तरीके का, ये 1s का होता है. आप लोगों को याद होगा, मैंने बना के दिखाया था ये 1s. फिर ये थोड़ी सी जगह छोड़ के ये जो दिख रहा है, ये किसका चार्ज डेंसिटी? 2s का. एनसीईआरटी में ऐसा एक दिखेगा आपको, तो समझ जाना कि ये क्या है, 1s. और 3s का क्या हो जाएगा? फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के ये किसका हो जाएगा? बोलो बेटा. 3s का हो जाएगा. ठीक है, तो ये बोल रहा है चार्ज क्लाउड डायग्राम. एनसीईआरटी देखोगे ना तो पता चल जाएगा. कोई लाया क्या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कोई लाया? एनसीईआरटी नहीं लाते हो तुम लोग? एनसीईआरटी लानी चाहिए ना. मैं दिखाता हूं आपको चार्ज डेंसिटी, चार्ज क्लाउड डायग्राम. ठीक है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है अभी, मगर घर जाके देख लेना एक बार चार्ज डेंसिटी. ये तो है यार, ये देखो ये वाला, ये जो दिख रहा है डायग्राम, दिखा? अरे गजब, ये तो कनेक्टेड दिखा रहा है भाई. ये जो दिख रहा है ना, ये है किसका? इसी को बोलते हैं. ठीक है, और ये भी श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से ही आता है, प्रोबेबिलिटी डायग्राम. बढ़े आगे. नेक्स्ट, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम, तो इट इज रिप्रेजेंट द बाउंड्री सरफेस और द कॉन्टोर सरफेस इज ड्रॉन. तो वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का था ना उसके नीचे, उसी का नाम क्या है? बाउंड्री सरफेस. वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट. However, for a given orbital, that boundary surface diagram or a constant probability density is taken to be the good representative of the surface orbital, where enclosed the region of the volume is the probability in finding electron is very high, say 90%. रेडियल नोट आप सब लोग को पता है, रेडियल नोट क्या होता है, उसकी वैल्यू पता है कैसी आती है. रेडियल नोट क्या होता है ये नहीं पता. रेडियल नोट क्या होता है? रेडियल नोट ऑकर व्हेन अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो
on a spherical surface of a particular radius, the number of radial node किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, n minus l minus 1. एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड occur when the probability density wave function of the electron is 0 along the direction of spherical by a particular angle. The number of angular node is equals to l, और दोनों को जोड़ोगे तो आएगा n minus 1. तो that is the total node. तो यहीं पे लिख लो total nodes, लिखो. अबे लिखा है क्या बे? हाँ, ये तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक. अगला एक वर्ड आता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल. क्या होता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल? जिनकी ऊर्जाएं, जिनकी एनर्जी क्या रहती है बेटा, सेम रहती है. अब देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकॉज द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल विल बी इलेक्ट्रॉन इनर शेल. द अट्रैक्टिव अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस. ये जेड इफेक्टिव के बारे में है. ये अपन कहां पढ़ते हैं? हाँ, पीरियोडिसिटी. The attractive interaction increase in the increasing of the positive charge Ze on the nucleus. The stability of an electron in the multi-electron atom is because of the attractive interaction or more than the repulsive interaction. Shielding effect or screening effect. Due to the presence of electron in the inner shell, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge on the nucleus. So due to the screening effect, the net positive charge experienced by the electron from the nucleus is lower and is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge orbital decreases by increasing the azimuthal quantum number. अब ये ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है. क्या होता है ऑर्बिट है? डिफरेंट एनर्जी बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. Orbital with a lower energy value of n plus l are the first as they have lower energies. If two orbital have the same value of n plus l, then the orbital with lower value of n will have lower energy. Energy of the orbital with the same subshell decreases with the decrease in the atomic number. Feeling of electrons. इलेक्ट्रॉन को फील करने के कितने तरीके हैं? 3. ये अफबाउज है. अफबाउ रूल को अपन क्या बोलते हैं पता है? n plus l रूल. क्या बोलते हैं? n plus l रूल. कौन सा रूल है? n plus. अगला है पाउली. पाउली के बारे में ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताओ. तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर. Only 2 electron may exist in the same orbital or this electron must have opposite spin. सब कुछ सेम हो सकता है मगर स्पिन सेम नहीं हो सकता. ठीक है, लिख लिए क्या? Hund rule of maximum multiplicity. Principle of electron in orbital belong to the same subshell does not take place until each orbital belong to that subshell have got 1 electron each. It is singly occupied. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, ये इस तरीके से इसका नोटेशन है और इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम है. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कैसा आता है इसका? मेन तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये पता करना है. कर पाओगे? एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. और आपको बोल रहा है 1 ग्राम में, जब इसमें इतना तो 1 ग्राम में कितना होगा नंबर? तो बस चुकी मेथड लगाओ. इतने का इतना तो 1 का कितना, सिंपल है ना. 9.1 इतने में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको इन्वर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा नंबर, सिंपल. दूसरा, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेट द, क्या बोल रहा है? मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या बोल रहा है? मास एंड चार्ज कितना होता है?
1 मोल, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल का नंबर कितना होता है पहले बताओ? 6.02 × 10⁻। तो बस भाई सीधी सी बात है, 1 में इतना होता है तो इसमें 1 मोल का नंबर इतना, अब इससे इंटू कर दो कितना, 9.1 × 10⁻31 को। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसी को 1F बोलते हैं, 1 फराडे। अभी आप लोगों को नहीं पता है, आगे चढ़ पढ़ोगे आप लोग। 1 फराडे, 1 फैरेड, 1F, ठीक है, चार्ज की यूनिट है ये। अगला, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन। कर पाओगे? 1 मोल मेथेन का ग्राम कितना होता है? 16। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 कि 8? 8 होता है, सोचो जरा, कि 10 होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोल रहा है पहले? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1, टोटल हो गया 10, CH4 में 10, तो 1, ठीक है, निकली आप। तो हाँ बाय। तो देखो एक में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 मोल, भाई 1 में 10, तो 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने हो जाएंगे, सिंपल। अब यदि चार्ज पूछता तो मैं चार्ज भी निकाल देता, क्या करके? इंटू 1.6 × 10⁻13 करके। टोटल नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा? टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 7 मिलीग्राम ऑफ C12। फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, ये सब तो आप कर ही लोगे, ये सब तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, इस पे ज्यादा समय खराब करना कोई मतलब नहीं है। इस कर पाओगे ना? ये सब आता है कि नहीं आता? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही चैप्टर का तो बनाया हूं ना मैं, ठीक है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑन द फॉलोइंग न्यूक्लियस, ये सब आता है कि नहीं आता है? ये आता है। 613 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे? ये जो है वही प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? यही है। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ, हाँ ये सब आता है ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं आगे। हो गया ना भाई? तुमको भी जाना है तो ध्यान दो फिर इधर क्या बात हो रही है। राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम विच गिव्स एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास। देखो Z बराबर 17 है और A बराबर 35 है, 35 है, तो कौन हो सकता है? क्लोरीन। कैसे? क्लोरीन 1735, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आपको बताना है क्या होगा, किसका होगा। अब यहां से थोड़ा काम का क्वेश्चन आया भाई, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आया जिसको अपने को करना चाहिए। येलो लाइट, ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो इसको, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, निश्चित रूप से आएगा ये क्वेश्चन, येलो लाइट वाला, 110%, ठीक। येलो लाइट emitted sodium lamp has the wavelength 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। यदि अगर लैम्डा बराबर 580 है तो लैम्डा से न्यू कैसे निकालो? न्यू बार 1/लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बार। और न्यू कैसे निकालना है भाई? C/लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू C/लैम्डा, सिंपल है। तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा ढंग से, तरीके से, तब नंबर मिलेगा। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन करस्पॉन्डिंग ऑफ द लाइट फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकाल पाओगे? आसान है। कैसे निकालेंगे एनर्जी? क्या होता है? E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। तो ये, या h न्यू, ये न्यू दिया है तो h के साथ इंटू कर देना, एनर्जी आ जाएगी जूल में। वो वेव लेंथ, यदि वेवलेंथ ये है तो वेवलेंथ से कैसे निकालूंगा मैं एनर्जी? हाँ निकाल सकते ना, hc/लैम्डा। और h और c की वैल्यू तो हमने याद भी की है, क्या था? 2.5 × 10⁻, 2 × 10⁻25, 25, ठीक है। ये वैल्यू हमने याद भी की है। अब उसको मत रख देना वो वैल्यू को, थ्योरी पेपर दिला रहे हो, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए शॉर्ट वैल्यू थी। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा भाई, ई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू, उसके बाद फिर पुट करना पड़ेगा प्रॉपर। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट थ्रू द पीरियड दिया है तो 1/T,
1/t is called nu frequency. 1/t is equal to 1/time period. Frequency is equals to 1/time period. frequency आ गया तो E is equals to hc, E is equals to h nu, ये सब करके आप निकाल सकते हो. What is the number of photon in the wavelength of the broad? ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं. The number of photon in the light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy. पहले समझो. E is equals to nhc divided by lambda. n निकालना है. E is equals to lambda दिया है. E is equals to क्या निकालेंगे बोलो? ये यहां दिख रहा है आपको, n लगा देना यहां, nhc डिवाइड बाय लैम्डा. nhc तो n की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसफर करके. ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, इस चैप्टर से तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा. आप अभी थ्योरी पढ़ रहे थे, बाप रे कितना थ्योरी है ही नहीं थ्योरी. आप क्योंकि थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी इंपॉर्टेंट ही नहीं है. थ्योरी होने से थ्योरी आता नहीं है. चैप्टर कैसा है वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या आएगा. थ्योरी क्या आएगा इस चैप्टर से? क्वांटम नंबर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बस. कितना भी कुछ भी कर लो, पूरा बुक पढ़ा लो, तो भी थ्योरी वही आना है एग्जाम में. एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, समय है नहीं अभी उतना. एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो इसको. ये आएगा ही आएगा, लिख लो ये बात. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, 2 नंबर में आएगा ये. लिख देना सामने PEE. PEE, P कैपिटल ई और कैपिटल ई, पूरा फुल फॉर्म है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ताकि आपको याद रहे कि कॉपी में कौन सा टॉपिक से है ये. अब देखो फोटोन है तो इसको आप लोग अब कैसे भी कर लो भाई, रटो, जो करना है करो. मैं समझा देता हूं एक बार. ये वेवलेंथ दिया है, ये इसका वर्क फंक्शन दिया है. तो वेवलेंथ से एनर्जी निकालो फोटोन की, वर्क फंक्शन से माइनस करो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालो. काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv². hc बाय लैम्डा, ये देखो ये निकाला, ये वैल्यू आई, दोनों से माइनस किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई. सिंपल. अब काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी निकालेंगे, ½ mv² करके अब वेलोसिटी निकालो, वो आएगा ही आएगा. ये वाला क्वेश्चन. आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 242 nm इन just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of the sodium in kilojoule per mole. तो just to ionize मतलब ये वर्क फंक्शन निकालने बोल रहा है. जस्ट आयोनाइज किया ना, जस्ट टच किया उसको, तो जस्ट टच करने की एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड. तो इससे एनर्जी निकाल लेंगे, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. सिंपल. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी में ही पर मोल में निकाल लिया आपने. पर मोल ये सब आता है ना, मोल में निकालने का क्या तरीका है. जूल को किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? अरे हद है यार. अरे मोल बोल रहा है ना, मतलब 6.02 मतलब 6.023 × 10⁻23. ये देखो मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल हो जाएगा. जूल को किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये सब आता है ना. जूल को किलो जूल पर मोल में, पहले तो किलो कर लो, किलो के लिए 1000 से डिवाइड, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी मोल करने के लिए क्या किया? 6.02 × 10⁻23 से ये. तो ये देखो, फिर कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन क्वांटा पर सेकंड. व्हाट इज द मीन ऑफ क्वांटा पर सेकंड? इसको डबल लाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा. वैसे तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एक अलग चीज पूछ रहा है उसमें. क्वांटा पर सेकंड का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन सॉरी. तो n ही निकालना है. क्या निकालना है इसमें? n. तो ये देखो E इज इक्वल्स टू NHc बाय लैम्डा. ये क्या आया? एनर्जी आया. एनर्जी से आप क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे. तो क्या आ जाएगा बोलो बेटा? 25 वॉट से डिवाइड कर लोगे तो n आ जाएगा. n ही क्वांटा पर सेकंड. क्वांटा मतलब किस चीज का क्वांटा पढ़ते हो आप? फोटॉन्स. किसका क्वांटा? फोटॉन्स. तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन आर emitted with the zero velocity of the metal when it's exposed in the radiation of the wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold. इसको डबल लाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. जिसको मैं डबल लाइन करवा रहा हूं उसको करना है, करना ही है. ये 12th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लो इसको.
ठीक है, अब ये सब आता है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। ये कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का है? स्पेक्ट्रम। कौन से टॉपिक का ये? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 के लिए। हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये देखो एनर्जी वाला क्वेश्चन। एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? -13.6 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये देखो दो एनर्जी है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट। ये सब कर लोगे ना, रेडियस रेडियस आता है ना, हाँ हो जाएगा। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, सुनो ना, ऐसे लॉन्गेस्ट लिखो, ऐसे लॉन्गेस्ट को गोला मारो, ऐसे लॉन्गेस्ट को गोला मारो। अगर क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट बोल रहा है वेवलेंथ, तो सबसे छोटी लाइन को लिखना है, सबसे छोटी लाइन को देखना है, लिखो हिंदी में स्मॉलेस्ट लाइन। अगर सबसे बड़ी वेवलेंथ बोल रहा है तो सबसे छोटी लाइन को देखना है, स्मॉलेस्ट लाइन को देखना है। बाकी तो आप सब लोग को पता है बामर मतलब क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? 2 से 3 होगी। बाकी तो आप कर लोगे, आई नो डेट। What is the energy in joule required to shift electron hydrogen atom first board to the fifth board? ये सब तो कर ही लोगे आप लोग, इसमें इतना वो नहीं है। The electron energy in the hydrogen atom is given by E. Calculate the energy required to remove an electron तो completely n is equals to 2। इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको बोल रहा हूं सिर्फ वही को पढ़ के जाना, क्लियर कट बता रहा हूं, एकदम क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, वो बताना तो। क्वेश्चन नंबर क्या था? 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। जितना बोल रहे हैं उसी को पढ़ के जाना है बस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये सब तो आप लोग कर लोगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ये सब आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच एटम आर इंडिकेट बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ये किसको बता रहा है? मेरे ख्याल से लिथियम को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? 3 2 5 5 5 10 15, मतलब फास्फोरस को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? आर्गन डी ब्लॉक, स्कैंडियम को बता रहा है, SC स्कैंडियम। चेक कर लेना एक बार। अरे ये सब आता है रे, आए कुछ छोड़े तो नहीं है ना, लाइन से ही चल रहा है ना, 19 20 21 ऐसा ही चल रहा है ना। हाँ, 24 लोएस्ट वैल्यू ऑफ एटम ऑर्बिटल एट द एग्जिस्ट, थर्ड ऑर्बिटल गिव इन द पॉसिबल। 29th में यदि एक एटम है जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, 32, तो इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन सब आता है ना। मान लो जाए एक एटम है जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉपर हो गया ना। अब कॉपर तो एक्सेप्शन है, तो क्या हो जाएगा? 3d10 4s। अबे लिखने का तरीका ये होता है, भरने का तरीका। हाँ ठीक 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 ठीक। देखो मेरी बात सुनो, 28 क्वेश्चन कर लिया है ना। मैं क्लियर एक चीज बता रहा हूं, मैं यहां से कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि सर थ्योरी में दिक्कत है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन। कहां है थ्योरी? तुम्हारे बुक से पढ़ा रहा हूं, बुक में लिखा है वो पढ़ाऊं क्या? जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है ना भाई, सीधी सी बात। भाई बुक में तो कितनी सारी बातें लिखी है, एग्जाम में जो आता है वो पढ़ाओगे ना। 28 क्वेश्चन हो गए, कहां तुमको थ्योरी दिख गया? अभी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, आप देख लेना घर जाके कौन से क्वेश्चन है। हो तो कराऊं ना भाई, मेरा भी मन होता है, मगर है ही नहीं तो कहां से कराऊं? ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो साफ है न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल ही आएगा एग्जाम में। थ्योरी आएगा तो भी कहां से पता है? क्वांटम नंबर्स। आपको लग रहा थ्योरी है, वो है नहीं। समझो बात। एन एटम ऑर्बिट एज n इज इक्वल्स टू 3, ये बात नहीं करो यार, तू ढंग से बैठ, यही हाथ पैर बांध दूंगा। एन एंगुलर एटॉमिक ऑर्बिटल है, n इज इक्वल्स टू 3 है,
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल और एम? अगर n बराबर 3 है तो भाई s हो गया, p हो गया, d हो गया, तो s का क्या होता है 0, p का क्या होता है 1 और d का क्या होता है 2, और m का भी पूछ रहा है, तो ये ऐसे लिखना है, लिख पाओगे ना कि नहीं? यूज एसपीडीएफ नोटेशन, व्हाट इज द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर ये सब आता है कि नहीं आता? अरे ये सब कर पाओगे? पहचानो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहीं दिख रहा है? थ्योरी हो रही तो बता देना मुझे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव द, यदि ये ऐसा बोल रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाएगा, n बराबर 4 है और m बराबर +½ है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए ढेर सारे। n बराबर यदि 4 है तो चौथे ऑर्बिटल में क्या क्या होता है एसपीडीएफ। अब एसपीडीएफ होगा मतलब s में 1, p में 3। सर 3 क्यों गिर रहे हो? अबे माइनस आप बोल रहे हैं ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो? फिर d में 5 और f में 7, तो 7 5 12 13 14 15 और 16 आएगा, तो 16 इज इक्वल टू 16 16 16। अच्छा इसने ठीक है, इसने डायरेक्ट फॉर्मूला करके कर दिया है, ठीक है। n बराबर 32 हाफ ऑफ 16, ठीक है, ये भी सही है, हम जो बोल रहे हैं वो भी सही है, वैसे करके भी निकाल सकते हो। शो द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट एंड द इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ डी ब्रॉगली। तो ये डी ब्रॉगली और बोर के बीच संबंध है, आपको बताया था, याद होगा। 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH अपॉन, सॉरी 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH अपॉन mv। यहीं से डायरेक्ट आप कर लोगे, NH अपॉन P होता है बट P इज इक्वल्स टू mv करके आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, और ये एक इक्वेशन आएगा, इसको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके टिक कर लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, What is the transition of the hydrogen spectrum would have the same wavelength and the Balmer transition? ये तो आता होगा आपको, हीलियम प्लस है, बामर का ट्रांजिशन करना है, सिंपल है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस, हीलियम प्लस से हीलियम +2 बनाना है, तो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ये तो कर ही लोगे आप लोग। If the diameter of the carbon इतना है, calculate the number of carbon which is the placed side by side straight line across length of the scale of the length 20 सेंटीमीटर। क्या बकवास क्वेश्चन है। एटम कार्बन अरेंज इन द कैलकुलेट द रेडियस, तो रेडियस वगैरह निकाल लोगे ना आप लोग। छी, द डायमीटर ऑफ द जिंक, द रेडियस ऑफ द जिंक एटम इतना, पैरामीटर द लेंथ ऑफ द जिंक एटम, ये सब छोड़ दो यार, ये कुछ किसी और का तो नहीं डल गया इसमें क्वेश्चन। ये क्या है, ये सब क्या क्वेश्चन है? ये देखो रदरफोर्ड का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, रदरफोर्ड से आएगा, बोला ही था रदरफोर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द फॉइल इज द हैवी एटम लाइक गोल्ड एटम। रीजन पूछा था आपसे, मैं रीजन बताया भी था कि गोल्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। एल्युमिनियम और वो क्या हो जाएगा, आसानी से न्यूक्लियस को डिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये सब आता है क्या आपको, सिंबल ये क्या लिखा हुआ है, बी आर रिटर्न एज द, तो ये लिखना कितना सही है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये लिखा हुआ है, ये लिखना सही नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। वाई? क्योंकि ऊपर क्या होता है हमेशा मास, और नीचे क्या होता है हमेशा नंबर, तो ध्यान रखना इसको, ये तरीके से ही लिखा जाता है। एन एलिमेंट ये सब आता है क्या, ये 81 जो है नंबर है, इतना % पाया जा रहा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। एन आयन विद मास ऑफ 37 प्रोसेस 11 पर, ठीक है, ये भी कर लोगे आप लोग। अरे छोड़ो सर, कैसे छोड़ दूं, आ गया तो एग्जाम, भाई बोल दो ना, जिनको जाना है निकलो। An ion with a mass of 56 contain 3 unit of positive charge, ठीक है, छोड़ देते हैं। Arrange the following radiation of the microwaves, ये सब आता है क्या, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, माइक्रोवेव अगर दिया है, ये FM दिया है, एक्सरे दिया है, ये सब आता है, ठीक है। वेवलेंथ का क्वेश्चन है, कर लोगे। नियॉन गैस जनरली, ठीक है, इसको भी कर लोगे आप। डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। एक है ये वाला इंपॉर्टेंट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने हर जगह देखा है। एस्ट्रोनॉट, कितने 50 क्वेश्चन हो गए, और है क्या, कितने हैं?
ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन बताने लायक है, बाकी फिर आप लोग देखिएगा। लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट स्टेट, ये तो हो जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, साथ साथ देखते चलो, हड़बड़ी मत करो ज्यादा, बिठा दूंगा आधे घंटे और। द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम एटम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करो इसको, वर्क फंक्शन वाला। देखो 2-3 जगह ही आया है बस वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिक करो इसको। ये भी सेम है, सुन लो पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले एनर्जी निकालना, एनर्जी निकालने के बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालना माइनस करके थ्रेशोल्ड से, फिर हाफ mv² के इक्वल करके निकाल। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये चैप्टर, वैसे भी एटॉमिक कैलकुलेटिव है। फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्जर्व व्हेन द सोडियम मेटल इज इंटीग्रेटेड विद द डिफरेंट, ठीक है, भी हो जाएगा, छोड़ देते इसको। इसको भी टिक करो। 53, फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 53 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पास्चन सीरीज वगैरह का तो आप लोग कर लोगे यार, इसको ये मेरे को नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए दिक्कत है। अमीशन रेडियस निकालना है, निकाल लोगे। रेशियो निकालना है, निकाल लोगे। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसको टिक करो। 57 नंबर क्वेश्चन, ड्यूल बिहेवियर वाला। देखो जब भी ड्यूल बिहेवियर आया या डी ब्रॉगली आया तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या? नहीं 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 नहीं, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या? NH अपॉन mv। ये n नहीं लगाओगे तो h अपॉन mv, सिंपल, ठीक है। जो सिंपल है उनको छोड़ता जा रहा हूं मैं। 61 नंबर क्वेश्चन टिक करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है हिजेनबर्ग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक करो। 61 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब आता है ना, N+L रूल। ठीक है, भी कर लोगे, ठीक है। सिक्सटी 66 नंबर क्वेश्चन को टिक कर लो। हालांकि इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल है ये, क्वांटम नंबर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल्स का है कि इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन्स बताओ, लाइक दैट। हाउ मेनी सब सेल आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू, सब सेल किसको बोलते हैं पता है ना? SPDF। SPDF को क्या बोलते हैं? सब। और P में जो 3 होते हैं उस 3 का क्या नाम है? ऑर्बिटल्स। क्या नाम है? ठीक, चलिए ठीक है, ओके। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। अब आप लोग देख लीजिए कितना सारा है, मगर एग्जाम में क्या आ रहा है? पूरा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे खास।